नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद ही जरूरी है सभी के लिए। खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई, शादी और भी कई तमाम तरह के जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तमाम तरह के टूल्स हैं, लेकिन आज के शो में हम बात करें 3 ऐसे फाइनेंशियल टूल्स के बारे में जिससे आपकी जिंदगी बहुत ही आसान हो सकती है, यानी SIP, STP और SWP। अक्सर हम इनके बारे में सुनते हैं, तो क्या है तीनों टूल्स और कैसे काम करते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है बजाज कैपिटल के EVP उत्तम अग्रवाल। उत्तम, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू। ऑलराइट, मनी गुरु में इनफैक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के तरीके, म्यूचुअल फंड में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में तो तमाम बातें होती हैं। SIP सबसे पॉपुलर टूल माना जाता है उत्तम, लेकिन क्या सिर्फ SIP ही है जिनके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है क्या? नहीं, SIP एक बहुत ही उम्दा तरीका है निवेश करने का म्यूचुअल फंड्स में। इसके अलावा एक STP भी एक मार्ग है जिसके थ्रू हम निवेश कर सकते हैं, और SWP भी एक बहुत अच्छा फीचर है म्यूचुअल फंड्स में, जिसके इस्तेमाल से हम एक सिस्टमैटिक विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी ज़रूरतों के हिसाब से तीनों फीचर्स अवेलेबल हैं। किसकी क्या ज़रूरत है, किस तरह के उसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट ये तीनों बहुत ही उम्दा फीचर्स हैं जो एक म्यूचुअल फंड में ही अवेलेबल हैं। एब्सोल्युटली। तो म्यूचुअल फंड में निवेश के 3 मंत्र, जो कि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे उत्तम आपसे। और क्योंकि आपने कहा कि बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए जो दर्शक नहीं जानते हैं और जो एक्चुअली इन टूल्स में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले SIP। वैसे कई आमतौर पर लोगों को तो पता ही होता है कि SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के क्या फायदे हैं, लेकिन आखिरकार कोई म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना है SIP के लिए, वो कैसे चुनाव किया जाए? कोई नया अगर निवेशक है, कोई हमारा शो देखने के बाद अब अगर शुरुआत करना चाहे, उसके लिए ये तरीका आसान कैसे होने वाला है? देखिए, SIP जो है वो है ही एक नए निवेशक के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को समझने में किसी को भी समय लगता है जब पहली दफ़ा निवेश करते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप 1,000 रुपये हर महीने भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये आपके बैंक अकाउंट से अपने आप हर महीने म्यूचुअल फंड में पैसे ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट हो जाते हैं। सो एक बार आपने से फॉर्म भरना है, डिसाइड करना है कि कौन सी स्कीम में लगाना है। ये आप ऑब्वियसली आपको आपके एडवाइजर ही सजेस्ट कर सकते हैं, और एक बार आप इसको शुरू करें और ये हर महीने पैसा अपने आप आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड अकाउंट में जाता रहेगा। और ऑलरेडी 1 करोड़ SIP अकाउंट्स हिंदुस्तान में खुल चुके हैं निवेशकों के, और ये बहुत ही पॉपुलर तरीका बन चुका है। ऑलराइट, काफी पॉपुलर। लेकिन चुनाव कैसे किया जाए? कैसे किसी नए निवेशक को पता चले कि मुझे यहीं पर निवेश करना है? क्योंकि फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर से संपर्क कैसे करें? वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर निवेशक के लिए किन किन फंड्स में पैसे डालना सही होगा? और 1,000 रुपए की जो ये राशि जो निवेश करना चाहता है, अगर हम इसको एक मिनिमम अमाउंट के तौर पर चूज करें, तो आखिरकार कैसे फंड्स में किसी निवेशक को डालने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में ये जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिसाइड करें। कि देखिए, ब्रॉडली 3-4 गोल्स होते हैं: रिटायरमेंट, चिल्ड्रंस एजुकेशन, मैरिज, और कोई घर खरीदना है आपने। तो ये 3-4 गोल्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है, और आपको उसकी प्लानिंग करना जरूरी है। और फिर आपने ये जब डिसाइड कर लिया आपका गोल क्या है और कितने साल बाद है और कितनी रकम आपको उसके लिए चाहिए, फिर आप डिसाइड करते हैं कि उसको अचीव करने के लिए, उस गोल को, आपको कितने रुपए किस एसेट क्लास में निवेश करना है, इक्विटी में कितना करना है या डेट में कितना करना है, या तीसरी जो एसेट क्लास है वो है कमोडिटी, गोल्ड, जिसमें भी लोग कुछ निवेश करते हैं। बट मेन जो है वो इक्विटी और डेट है। अब आपने जब ये डिसाइड कर लिया कितनी रकम इक्विटी में जानी है, कितनी डेट में जानी है, 50% या 40%, उसके बाद आता है आप कौन सी स्कीम में निवेश करें। और उसमें मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप सबसे पहले जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, जो साइज में, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 10 से 15 साल का है, आप उसमें निवेश करें। जैसे फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस म्यूचुअल फंड हो गया, यूटीआई हो गया, एसबीआई हो गया या टाटा हो गया, इस तरह के जो बड़े नाम है आप उनको चूज करके उनकी किसी अच्छी इक्विटी स्कीम में आप एसआईपी का खाता खोल सकते हैं। ऑल राइट, तो एसआईपी की शुरुआत कैसे करें, स्कीम का कैसे चुनाव करें, ये आसान तरीका तो आपने जान लिया है। और एसआईपी कई आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, और उसकी जो राशि है, कहते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपने सैलरी के हिसाब से और अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से आप आगे बढ़ा सकते हैं, और डेफिनेटली गोल सेट करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये जानना बेहद जरूरी हो जाएगा उत्तम यहाँ पर, अब क्योंकि हमने एसआईपी के बारे में बात की, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की जब बात आती है तो आखिरकार ये जो प्लान है वो कितना पॉपुलर है, और कब किस स्ट्रैटेजी के तहत इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन से लोग हैं जिनको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है? राइट, देखिए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान जो है वो एक तरह का एक दूसरा फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ही, एसआईपी का ही। एसआईपी में आप एक छोटी रकम हर महीने निवेश करते हैं किसी एक स्कीम में, वो 1000 रुपए भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, जो बड़े इन्वेस्टर जैसे करते हैं। एसटीपी में जो है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में लोग निवेशक क्या करते हैं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं किसी डेट स्कीम में, और डेट से फिर वो डिसाइड करते हैं कि मैंने इसमें 10 लाख रुपए डेट में डाल दिए हैं और इसमें से अब 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं मैंने हर महीने एक इक्विटी फंड में। और ये जो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास एक लमसम अमाउंट है और कोई रिटायरमेंट फंड आया है या कहीं, या आपके पास बैंक में पैसे जुड़ चुके हैं, तो आप इस पैसों को डेट फंड में डालते हैं जहां पे आपको 8 या 9% रिटर्न्स आएंगी, और उसमें से कुछ पैसे हर महीने ट्रांसफर होंगे इक्विटी फंड में जहां पे आपको रिटर्न्स और हाई आ सकती है, मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स आ सकती हैं। तो ये जो स्कीम है ये अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में, लेकिन आस्ते आस्ते इसकी भी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। ऑल राइट, एसटीपी के जरिए क्या स्टेबल रिटर्न जो है वो मिलता है, क्योंकि मार्केट रिलेटेड जरूर है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मार्केट कभी एट पीक है, कभी मार्केट काफी लो है, उस टाइम पर कैसे एक निवेशक जाने, या कैसे जो एक फंड मैनेजर से जब आप बात करते हैं कैसे पता चले उसको कि उसका जो लमसम अमाउंट है, एक मुश्त रकम है, वो डेट से इक्विटी में ट्रांसफर कब उसे करना चाहिए, या इक्विटी से डेट में वापस कब ट्रांसफर करना चाहिए? जी देखिए, इसमें भी बड़े इनोवेटिव ऑप्शंस आ गए हैं, और इसमें एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं फ्लेक्सी एसटीपी। उसमें क्या है, जब मार्केट्स बहुत बढ़ जाती हैं, जब उसकी वैल्यूएशन हाई होती हैं, तो आपकी जो रकम है डेट से इक्विटी में वो कम हो जाती है जाना, और जब मार्केट्स नीचे आती है, जब जिसे हम कहते हैं ग्रीन जोन में आती है, तब ये रकम 5 गुना हो जाती है। और अगर वो येलो जोन में है, बीच में कहीं पे है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, तो आपकी वो दुगनी रकम जाती है, और जब हाई है तो बिल्कुल रुक भी जाती है। तो इस तरह के कुछ बड़े अच्छे इनोवेटिव ऑप्शंस भी आ गए हैं जिसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब मैं कितना इक्विटी मार्केट में या इक्विटी फंड में ट्रांसफर करूं। ऑटोमेटिकली इक्विटी मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक एक ट्रिगर ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आपकी ट्रांसफर रकम जो है वो उस पर डिपेंड करती है। ऑलराइट, आपने एक्चुअली कुछ जो विकल्प है, इनफैक्ट जो आपने फ्लेक्सी एसटीपी की बात की, थोड़ा सा अगर और इसमें एक्सप्लेनेशन हम जाने कि ये दोनों जो ऑप्शंस होते हैं इनका जो फायदा कब कब मिलता है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टर्स के लिए एसटीपी इतना ज्यादा बेनिफिशियल क्यों माना गया है? देखिए, एसटीपी के सबसे बड़ा एडवांटेज तो यह है कि आपका पैसा हर वक्त मार्केट में लगा हुआ है, आपकी रिटर्न डेट फंड में भी आ रही है, और वहां से जब ट्रांसफर होकर दूसरे फंड में जाती है उस पर भी आपको रिटर्न आ रही है। तो आपका किसी भी समय आपका जो फंड है वो दोनों नतीजों पे वर्क कर रहा है आपके लिए। सो ये सबसे बड़ा इसमें फायदा है कि डेट फंड में भी रिटर्न आ रही है और इक्विटी में भी आ रही है, और दोनों एक साथ आपको रिटर्न जुड़ के एक अच्छी एक रिटर्न बन जाती है। और जब ट्रांसफर करते हैं उत्तम, डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर करने पर एग्जिट लोड भी लगता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिरकार एग्जिट लोड कितना लगता है और इससे कुछ किसी तरह के नुकसान तो नहीं है, या निवेशकों को इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है? देखिए, कोई भी एक्सपेंस जो आपके फंड में लग रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, और आपको ये सब निवेश करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो एग्जिट लोड है ये इसलिए है क्योंकि नहीं तो लोग इन्वेस्ट करेंगे और फिर निकल जाएंगे,
हमने देखा है नॉर्मली ये बड़े इन्वेस्टर्स कई बार डालते हैं और 1 महीने में फिर निकल जाते हैं, इससे बाकी इन्वेस्टर्स की रिटर्न पे असर पड़ सकता है। उसको डिस्करेज करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेज ने 1 साल का एग्जिट लोड नॉर्मली रखते हैं कि आप अगर 1 साल से पहले अगर निकले तो आपको नॉर्मली 1% का लोड लगता है, जो स्कीम में वापस लग जाता है दूसरों को जिसको एडवांटेज मिलता है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप 1 साल से पहले इसको ट्रांसफर ना करें। जो आपका एसटीपी है वो 1 साल के बाद शुरू करें, उससे आपको ये लोड भी नहीं लगेगा। लेकिन उत्तम, डेफिनेटली आपकी एक मुश्त रकम लगी है, चाहे कितनी भी हो, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। कहीं पर जहां पर आपको टोटली सावधान रहना है कि यहां पर कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, ऐसी कौन सी गलतियों से बचना है यहां पर? देखिए, आप सबसे बड़ी गलती से आपने ये बचना है कि आप कभी भी इन्वेस्ट करें उसको डाइवर्सिफाई करें। ऐसा ना करें कि आप अपना पूरा पैसा किसी एक ही जगह पे निवेश करें या एक ही स्कीम में निवेश करें। उसको आप डाइवर्सिफाई करें और कुछ पैसा हमेशा इक्विटी फंड में डालें तो कुछ डेट फंड में भी डालें, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। नहीं तो क्या होता है कि आपका अगर ओवर एक्सपोजर हो जाए किसी एक तरह की स्कीम में तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। कहा जाता है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में निवेश करने से, रेगुलर निवेश करने से रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। आखिरकार ये जो पूरा सिस्टम है वो कैसे चलता है, कैसे बेनिफिशियल होता है? देखिए, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जब आप कोई भी निवेश हर महीने आप एक ही समय पे आपका निवेश हो रहा है किसी स्कीम में, तो क्या होता है, मार्केट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, तो आपकी जो परचेज वैल्यू है वो ऊपर हाई मार्केट वैल्यू पे भी होती है, लोअर पे भी होती है। अब हम देखते हैं मार्केट कभी 28,000 पे होती है, कभी 27 पे, कभी 26,000 पे। तो आप हर लेवल पे आप खरीदते हैं, तो एज अ रिजल्ट इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब आपकी एनएवी हम निकालते हैं एवरेज, तो ये डिफरेंट परचेज पॉइंट्स की एक एवरेज बनती है जो कि आपके फेवर में जाती है और लॉन्ग टर्म में इसका हमने देखा है बहुत फायदा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मार्केट 2008 जनवरी में 21,000 पे पहुंच गई थी और फिर 8,000 पे, उसके बाद 2009 के एंड पे 8,000 पे आ गई थी। तो जिन्होंने एसआईपी इसके पहले करी थी तो उन्होंने 21,000 पे भी परचेज किया और 8,000 पे भी किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने किसी एक जान पहचान दोस्त का। उन्होंने एसआईपी के थ्रू 75 लाख रुपए निवेश करे हैं पिछले 20 सालों में। जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो सैलरी थी, और वो उसमें डालते थे। आज उसकी वैल्यू करीब 4.5 करोड़ है। सो हमने ये देखा है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप लोअर लेवल पे भी ले रहे हैं, हायर लेवल पे भी ले रहे हैं, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है और इसका आपको फायदा प्राप्त होता है। उत्तम, एसआईपी कहते हैं कि हर किसी को निवेश की शुरुआत एसआईपी के जरिए करनी चाहिए। ये रूट अपनाए तो अच्छा है। मिनिमम अमाउंट से इसकी शुरुआत की जा सकती है, ये हर किसी के लिए। लेकिन क्या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी हर किसी के लिए है? जी देखिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान एक स्कीम से दूसरी स्कीम पे जाता है, तो उस पर आपको थोड़ा लमसम निवेश करना पड़ता है। तो ये उनके लिए ठीक है जिनके पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, कम से कम मैं कहूंगा 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं और वो आप एक साथ उसको निवेश करना चाहते हैं। आप ये जैसे गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा, आप अपने पेरेंट्स, बच्चों के नाम पे या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे कर सकते हैं कि वो 1 लाख रुपए लमसम पहले किसी डेट फंड में डाल दें और वहां से उसको ट्रांसफर करें किसी इक्विटी फंड में। और ये इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये उनके लिए भी अच्छी है जिनके पास एक लमसम अमाउंट है और उनको ये पता नहीं कि अभी मार्केट में डालें या ना डालें। तो अगेन वो भी इन्वेस्टमेंट एक डेट फंड में करके वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं इक्विटी में। ऑल राइट, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। क्या एसआईपी और एसटीपी की तरह ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी उतनी ही नोन एंटिटी है? क्या लोग एक्चुअली इसके बारे में जानते हैं और फायदा उठाते हैं इसका? देखिए, एसआईपी जितनी नोन तो नहीं है, लेकिन एसडब्ल्यूपी के भी फायदे बहुत हैं। और एसडब्ल्यूपी जैसे नाम सजेस्ट करता है कि आप एक फिक्स रकम हर महीने विड्रॉ करें अपने घर के खर्चे चलाने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत है, जैसे हाउसवाइफ्स हों या रिटायर्ड लोग हों। तो हमने देखा है आजकल जैसे जो रिटायर होते हैं उनको 50 लाख से सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं, तो वो ये पैसा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालें, जैसे एमआईपी में,
और MIP से वो हर महीने जो उनकी मंथली जरूरत है, मान लीजिए उन्होंने 50 लाख रुपए डाले और वो 40,000 रुपए हर महीना अपने घर के खर्चों के लिए इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा इसमें। जैसे एक मैं व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 50 लाख रुपए आज से 6-7 साल पहले निवेश करे थे म्यूचुअल फंड की एक MIP स्कीम में, मंथली इनकम प्लान स्कीम में, और उस स्कीम में उन्होंने हर महीने करीब करीब 40,000 रुपए हर महीने निकाले हैं 6 साल में, पिछले 6 सालों में। और आज उनकी जो इन्वेस्टमेंट 50 लाख उन्होंने की थी, उसकी जो आज वैल्यू है वो 50 लाख से बढ़ के 75 लाख हो चुकी है, और जबकि वो 40,000 रुपए महीना पिछले 6 साल से निकाल भी रहे हैं उसमें से, क्योंकि MIPs में रिटर्न आई है करीब करीब 13%, और उन्होंने जो विड्रॉल करी थी वो करीब करीब 9% के आसपास हर महीने की थी। सो ये एक बहुत ही उनके लिए अच्छा रहा, उनकी रेगुलर इनकम भी बनी रही और 50 लाख रुपए जो उनके थे उस पे ग्रोथ भी उन्हें मिली। ओके, क्या इसमें भी एग्जिट लोड पता करना जरूरी होता है? और जो आपने कहा कि कुछ जो अमाउंट होता है जो कंपनीज होती है वो अपने पास रखती है, क्या ये रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है SWP में? जी देखिए, इसमें भी एग्जिट लोड नॉर्मली 1 साल का होता है। तो जो विड्रॉल है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल के बाद करना शुरू करें। सो आज अगर आपने डाला है तो आज से ठीक 1 साल के बाद आप उस पर लिख के दे सकते हैं कि मेरी जो विड्रॉल्स हैं 1 साल के बाद शुरू हो। उससे आपको एग्जिट लोड होता है, ये रीजन क्या है इसका? इसका रीजन सिर्फ ये है कि आपका जो वो 1% का जो एग्जिट लोड है वो आपको नहीं लगेगा, इसलिए है। अदरवाइज तो आप इमीडिएट भी कर सकते हैं विड्रॉल। ऑल राइट, थैंक यू सो मच उत्तम अग्रवाल, हमसे म्यूचुअल फंड में निवेश के 3 मंत्र बताने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिरकार सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्यों आपके लिए बेहद जरूरी है।